सुखोई SU-37 नेटो रिपोर्टिंग नाम फ्लैंकर अब तक के सबसे पहचानने योग्य और सक्षम लड़ाकू विमानों में से एक है। शीत युद्ध के आखिरी दशकों के दौरान यह ट्विन इंजन सुपर मैन्यूवरेबल जेट सोवियत और बाद में रूसी वायु शक्ति का प्रतीक बन गया। आज भी Su-27 और इसके कई वेरिएंट दुनिया भर की वायुसेनाओं में सेवा दे रहे हैं। यह रूसी एरोस्पेस इंजीनियरिंग का एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है। Su-27 को F-15 ईगल और F-16 फाइटिंग फाल्कन जैसे नए अमेरिकी लड़ाकू विमानों से उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया था। सोवियत संघ को एक ऐसे जेट की जरूरत थी जो इन पश्चिमी विमानों के प्रदर्शन से मेल खा सके और युद्ध के मैदान पर हवाई श्रेष्ठता बनाए रख सके। Su-27 उस चुनौती का जवाब था। 1977 में अपनी पहली उड़ान से Su-27 ने गति, चपलता और मारक क्षमता के अपने मिश्रण से प्रभावित किया। यह कसकर मुड़ सकता था, जल्दी से चढ़ सकता था और लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता था। Su-27 एक शक्तिशाली रडार और विभिन्न प्रकार की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस था, जो इसे किसी भी हवाई युद्ध में एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी बनाता था। Su-27 की कहानी शीत युद्ध की तकनीकी प्रतिस्पर्धा और लड़ाकू विमान डिजाइन के विकास पर एक आकर्षक नजर है। यह सोवियत इंजीनियरों के कौशल और इस उल्लेखनीय विमान की स्थायी विरासत का प्रमाण है। Su-27 के विकास का पता 1960 के दशक के अंत तक लगाया जा सकता है। सोवियत संघ संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हथियारों की दौड़ में बंद था और दोनों महाशक्तियां अगली पीढ़ी के लड़ाकू जेट विकसित करने के लिए उत्सुक थीं। जब संयुक्त राज्य वायुसेना ने अपने F-15 ईगल, एक लंबी दूरी के अत्यधिक युद्धाभ्यास वाले हवाई श्रेष्ठता वाले लड़ाकू का खुलासा किया, तो सोवियत संघ जानता था कि उन्हें जवाब देने की आवश्यकता है। सोवियत सरकार ने पर्सपेक्टिवनी फ्रंटोबॉय इस्ट्रेबिटेल या एडवांस्ड फ्रंटलाइन फाइटर नामक कार्यक्रम के तहत एक नए लड़ाकू विमान के लिए एक प्रतियोगिता शुरू की। सुखोई डिजाइन ब्यूरो, जो अपने अभिनव विमान डिजाइनों के लिए जाना जाता है, ने अपना प्रस्ताव T-10 प्रस्तुत किया। T-10 पिछले सोवियत लड़ाकू विमानों से एक क्रांतिकारी प्रस्थान था। T-10 में एक मिश्रित विंग बॉडी डिजाइन था, जहां पंख सुचारू रूप से धड़ में परिवर्तित हो जाते थे। सोवियत लड़ाकू विमान पर पहले कभी नहीं देखा गया। यह डिजाइन ड्रैग को कम करता है और लिफ्ट को बढ़ाता है, जिससे विमान अधिक गतिशील हो जाता है। T-10 में 2 शक्तिशाली टर्बोफैन इंजन भी थे, जो इसे असाधारण जोर और गति प्रदान करते थे। T-10 को अन्य डिजाइन ब्यूरो, विशेष रूप से MiG-29 से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जिसे T-10 के हल्के, कम दूरी के समकक्ष के रूप में डिजाइन किया गया था। हालांकि सोवियत वायुसेना ने सुखोई के डिजाइन में क्षमता देखी और T-10 को आगे के विकास के लिए चुना गया। अंततः Su-27 बन गया। Su-27 एक बड़ा विमान है, जिसकी लंबाई 21 मीटर से अधिक और पंखों का फैलाव 14 मीटर से अधिक है। हालांकि इसका आकार इसकी चपलता को झुठलाता है। विमान के डिजाइनरों ने गतिशीलता और डॉग फाइटिंग क्षमताओं को प्राथमिकता दी, जिसका उद्देश्य Su-27 को निकट सीमा हवाई युद्ध में बढ़त देना था। Su-27 की चपलता में योगदान देने वाली प्रमुख डिजाइन विशेषताओं में से एक इसकी वायुगतिकीय डिजाइन है। विमान में एक मिश्रित विंग बॉडी धड़ और अग्रणी किनारे रूट एक्सटेंशन है, जो विमान के सामने स्थित छोटे निश्चित पंख हैं। ये विशेषताएं Su-27 के लिफ्ट और गतिशीलता को बढ़ाती हैं, खासकर हमले के उच्च कोणों पर। Su-27 फ्लाई बाय वायर नियंत्रण प्रणाली को शामिल करने वाला पहला विमान भी था। यह प्रणाली पारंपरिक यांत्रिक उड़ान नियंत्रणों को इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस से बदल देती है। फ्लाई बाय वायर प्रणाली विमान को ऐसे युद्धाभ्यास करने की अनुमति देती है जो एक मानव पायलट के लिए पारंपरिक नियंत्रणों का उपयोग करके नियंत्रित करना असंभव होगा, जिससे उसकी चपलता और बढ़ जाती है। इसकी गतिशीलता को और बेहतर बनाने के लिए Su-27 थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल से लैस है। ये नोजल पायलट को इंजनों से थ्रस्ट को निर्देशित करने की अनुमति देते हैं, जिससे विमान के उन्मुखीकरण पर अतिरिक्त नियंत्रण मिलता है। यह सुविधा Su-27 को कम गति पर भी अविश्वसनीय रूप से गतिशील बनाती है।
प्राप्त कर सकता है। इसकी परिचालन सीमा भी प्रभावशाली है, आंतरिक ईंधन पर 2100 मील से अधिक। गति, सीमा और गतिशीलता के इस संयोजन ने Su-27 को किसी भी पश्चिमी लड़ाकू के लिए एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बना दिया। Su-27 एक परिष्कृत N001 रडार प्रणाली से लैस है, जो दुश्मन के विमानों का लंबी दूरी का पता लगाने और ट्रैकिंग प्रदान करता है। यह रडार विमान की प्रभावशाली गति और गतिशीलता के साथ मिलकर Su-27 को लंबी दूरी पर दुश्मन के विमानों को शामिल करने और हराने की अनुमति देता है। निकट सीमा युद्ध के लिए Su-27 विभिन्न प्रकार की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें ले जाता है, जिसमें R-73 लघु सीमा वाली ऊष्मा साधक मिसाइल और R-27 मध्यम सीमा वाली रडार निर्देशित मिसाइल शामिल है। Su-27 में निकट सीमा की व्यस्तताओं के लिए 30 मिलीमीटर तोप भी है। खंड 5, फ्लैंकर के कई चेहरे। Su-27 के अनुकूलनीय डिजाइन ने कई प्रकारों के विकास को जन्म दिया है। प्रत्येक को विशिष्ट मिशन आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है। यह संस्करण समर्पित हवाई श्रेष्ठता वाले लड़ाकू विमानों से लेकर विभिन्न प्रकार के हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियार ले जाने में सक्षम स्ट्राइक विमान तक है। Su-30 Su-27 से प्राप्त एक 2 सीट वाला बहुभूमिका वाला लड़ाकू विमान है। इसमें बढ़ी हुई सीमा और पेलोड क्षमता है, जो इसे लंबी दूरी के अवरोधन, स्ट्राइक मिशन और यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए उपयुक्त बनाती है। Su-30 को भारत और चीन सहित कई देशों को निर्यात किया गया है। Su-33 नेटो रिपोर्टिंग नाम फ्लैंकर डी वाहक संचालन के लिए डिजाइन किया गया Su-27 का एक नौसैनिक संस्करण है। इसमें एक मजबूत एयरफ्रेम, विमान वाहक पर भंडारण के लिए फोल्डिंग विंग और गिरफ्तार लैंडिंग के लिए टेल हुक है। Su-33 रूसी नौसेना का प्राथमिक हवाई श्रेष्ठता वाला लड़ाकू विमान है। Su-34 नेटो रिपोर्टिंग नाम फुलबैक Su-27 का एक समर्पित स्ट्राइक संस्करण है। इसमें इसके 2 व्यक्ति चालक दल के लिए अगल बगल बैठने की व्यवस्था, लंबी दूरी और निर्देशित और गैर निर्देशित बम और मिसाइलों की एक विस्तृत श्रृंखला ले जाने की क्षमता है। Su-34 ने सीरियाई गृहयुद्ध में व्यापक सेवा देखी है। Su-35S फ्लैंकर परिवार का नवीनतम पुनरावृत्ति है। इसमें उन्नत एवियोनिक्स, एक अधिक शक्तिशाली रडार और थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन है, जो इसे दुनिया के सबसे सक्षम लड़ाकू जेटों में से एक बनाते हैं। Su-35S फ्लैंकर डिजाइन के विकास और शोधन के दशकों की परिणति का प्रतिनिधित्व करता है। खंड 6, एक नई सदी के लिए उन्नयन। Su-27 ने अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और विकसित हो रहे खतरों के सामने इसे प्रासंगिक बनाए रखने के लिए अपने पूरे सेवा जीवन में कई उन्नयन और आधुनिकीकरण कार्यक्रमों से गुजरा है। ये उन्नयन विमान के एवियोनिक्स, रडार सिस्टम और हथियार प्रणालियों में सुधार पर केंद्रित हैं। सबसे महत्वपूर्ण उन्नयन कार्यक्रमों में से एक Su-27 SM था, जिसमें SM का मतलब मॉडर्निज़ोवन्नी या आधुनिकीकृत था। इस अपग्रेड पैकेज में बहुकार्य प्रदर्शनों के साथ एक नया ग्लास कॉकपिट, बेहतर रडार और सटीक निर्देशित हथियारों की एक विस्तृत श्रृंखला ले जाने की क्षमता शामिल थी। SM प्रोग्राम के एक और विकास Su-27 SM-3 ने और भी उन्नत एवियोनिक्स पेश किए, जिसमें एक नया चरणबद्ध सरणी रडार, डिजिटल फ्लाई बाय वायर नियंत्रण और पायलट के लिए हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम शामिल है। इन उन्नयनों ने Su-27 की स्थितिजन्य जागरूकता और युद्ध प्रभावशीलता को काफी बढ़ाया। Su-35S का विकास और परिनियोजन, जिसमें रूसी एरोस्पेस प्रौद्योगिकी में कई नवीनतम प्रगति शामिल है, फ्लैंकर डिजाइन की निरंतर प्रासंगिकता और अनुकूलन क्षमता को प्रदर्शित करता है। Su-35S के आने वाले कई वर्षों तक रूसी वायुसेना के एक प्रमुख घटक के रूप में काम करने की उम्मीद है। खंड 7, कार्रवाई में फ्लैंकर। Su-27 और इसके वेरिएंट ने दुनिया भर के कई संघर्षों में सेवा देखी है, वास्तविक दुनिया के युद्ध परिदृश्यों में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। इन व्यस्तताओं ने विमान की ताकत और कमजोरियों के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है और नई रणनीति और उन्नयन के विकास में योगदान दिया है। 1999 के नाटो के युगोस्लाविया पर बमबारी के दौरान युगोस्लाव वायुसेना के MiG-29
Su-27 के एक करीबी रिश्तेदार कई मौकों पर नाटो विमानों से भिड़ गए। संख्या में कम और तकनीकी रूप से कम होने के बावजूद MiG-29 ने अपनी चपलता और अपनी लघु सीमा वाली मिसाइलों की प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया। Su-27 ने सीरियाई गृहयुद्ध में भी व्यापक सेवा देखी है, जहां इसका उपयोग हवाई श्रेष्ठता मिशन, जमीनी हमले और टोही के लिए किया गया है। Su-35S विशेष रूप से सीरियाई थिएटर में एक अत्यधिक सक्षम मंच साबित हुआ है। इन और अन्य संघर्षों में Su-27 के युद्ध के अनुभव ने एक शक्तिशाली हवाई श्रेष्ठता वाले लड़ाकू और एक बहुमुखी बहुभूमिका वाले मंच के रूप में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। इन व्यस्तताओं में इसके प्रदर्शन ने अब तक के सबसे सक्षम लड़ाकू जेटों में से एक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत किया है। खंड 8 रूसी आसमान से परे। Su-27 की क्षमताओं पर अन्य देशों का ध्यान नहीं गया है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से रूस ने Su-27 और इसके वेरिएंट को चीन, भारत और वेनेजुएला सहित कई देशों को निर्यात किया है। फ्लैंकर दुनिया में सबसे व्यापक रूप से निर्यात किए जाने वाले लड़ाकू जेटों में से एक बन गया है। चीन विशेष रूप से फ्लैंकर परिवार का एक प्रमुख संचालक बन गया है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी वायुसेना कई सौ Su-27 संचालित करती है, जिसमें Su-30 MKK और घरेलू रूप से उत्पादित संस्करण जैसे J-11 शामिल हैं। Su-27 चीन के वायु शक्ति आधुनिकीकरण कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। Su-27 और इसके वेरिएंट के व्यापक निर्यात का वैश्विक शक्ति संतुलन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। विमान के प्रसार ने कई देशों को एक अत्यधिक सक्षम लड़ाकू जेट प्रदान किया है, जिससे उनकी वायु रक्षा क्षमताओं में वृद्धि हुई है और संभावित रूप से क्षेत्रीय संघर्षों की गतिशीलता बदल रही है। एक निर्यात लड़ाकू के रूप में Su-27 की लोकप्रियता अपनी क्षमताओं और अपने पश्चिमी समकक्षों की तुलना में इसकी लागत प्रभावशीलता का प्रमाण है। वैश्विक हथियार बाजार में फ्लैंकर की सफलता आने वाले कई वर्षों तक जारी रहने की संभावना है। खंड 9 फ्लैंकर की स्थायी विरासत। सुखोई Su-27 सिर्फ एक लड़ाकू जेट से कहीं अधिक है। यह एक बीते युग का प्रतीक है, सोवियत इंजीनियरों की सरलता का प्रमाण है और शीत युद्ध के हथियारों की दौड़ की स्थायी विरासत है। भले ही इसे बड़े तनाव के दौर में डिजाइन किया गया था, लेकिन Su-27 ने अपने शीत युद्ध के मूल को पार कर लिया है। विमानन इतिहास पर Su-27 का प्रभाव निर्विवाद है। इसके अभिनव डिजाइन, प्रभावशाली क्षमताओं और कई प्रकारों के विकास ने लड़ाकू विमानों की एक पीढ़ी को प्रभावित किया है। फ्लैंकर की विरासत आधुनिक रूसी लड़ाकू विमानों के डिजाइन और दुनिया भर की वायु सेनाओं की क्षमताओं में देखी जा सकती है। Su-27 की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। निरंतर उन्नयन और आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के साथ फ्लैंकर के आने वाले कई वर्षों तक सेवा में बने रहने की उम्मीद है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ती है और वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य विकसित होता है, Su-27 इस उल्लेखनीय विमान की स्थायी विरासत का प्रदर्शन करते हुए अनुकूलन करना जारी रखेगा। Su-27 नवाचार के महत्व, तकनीकी उत्कृष्टता की खोज और उड़ान के साथ स्थायी मानव आकर्षण की याद दिलाता है। फ्लैंकर हमेशा महान लड़ाकू विमानों के पैंथियन में अपना स्थान बनाए रखेगा, जो इसके रचनाकारों के लिए एक वसीयतनामा और वायु शक्ति के स्थायी आकर्षण का प्रतीक है।